हेलो दोस्तों, 28 जून 1914 ये वो दिन है जिस दिन ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस यानी उत्तराधिकारी का गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। ये हत्या एक 20 साल का सर्बियन स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है और इस हत्या के परिणाम स्वरूप एक ऐसी महायुद्ध छिड़ जाते हैं जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों सैनिक और कई देश को शामिल करती है। कई यूरोपियन एम्पायर्स खत्म हो जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं और आज हम इस युद्ध को वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब है दोस्तों, क्योंकि ऐसे हत्या का केसेस हिस्ट्री में बहुत रह चुका है, पर इतनी बड़ी युद्ध कभी नहीं हुई थी। फिर तो जाहिर है दोस्तों कि इस युद्ध के पीछे इस रीजन के अलावा भी कई रीजन्स और भी मौजूद होंगे और आज हम इसी रीजन को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। The event that sparked the First World War was the murder of the heir to the Austro-Hungarian throne. दोस्तों, इस युद्ध के पीछे वैसे कई रीजन्स हो सकते हैं, क्योंकि यह युद्ध आज भी डिबेट का रीजन बना हुआ है लोगों के बीच। बट जो मेन रीजन है दोस्तों, हम उन रीजनों को समझेंगे इस वीडियो में। तो पहला रीजन होता है दोस्तों इम्पेरियलिज्म, यानी साम्राज्यवाद, यानी फोर्सफुली किसी भी देश के ऊपर कब्जा कर लेना। ये युद्ध से पहले की बात है दोस्तों, जब कोलोनाइजेशन और इम्पेरियलिज्म यूरोपियन कंट्रीज के बीच एक कंपटीशन बनी हुई थी। कुछ पावरफुल कंट्रीज अपने पावर्स का यूज़ करके किसी भी देश को गुलाम बना लिया करते थे और यही रीजन है दोस्तों जिस वजह से वर्ल्ड वॉर के पहले कई एम्पायर एग्जिस्ट किया करते थे, जैसे ऑटोमन एम्पायर जो 1299 में ऑस्मन I के द्वारा बनाया जाता है, जिसके अंदर टर्की, नॉर्थ अफ्रीका और बाल्कन्स के कई देश एग्जिस्ट किया करते थे उस एम्पायर में। फिर आता है दोस्तों ब्रिटिश एम्पायर। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्पायर कहलाया करता था दोस्तों, क्योंकि इस एम्पायर में लगभग 412 मिलियन लोग एग्जिस्ट किया करते थे, जो उस समय के लगभग 23% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हुआ करता था, जिसके अंदर नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एशिया और अफ्रीका जैसे देश एग्जिस्ट किया करते थे। और इसी तरह दोस्तों उस समय कई एम्पायर्स एग्जिस्ट किया करते थे। अब दोस्तों एक सवाल उठता है कि आखिरकार इस इम्पेरियलिज्म का रीजंस क्या हुआ करता था, क्यों कोलोनाइजेशन स्टेबल किया जाता था यूरोपियंस के द्वारा, आखिरकार क्या मकसद था उन लोगों का इस इम्पेरियलिज्म के थ्रू। तो इसका आंसर है दोस्तों लूट मचाना। 16th सेंचुरी, जिसे एज ऑफ डिस्कवरी भी कहा जाता था दोस्तों, उस समय कई यूरोपियंस नए और यूजफुल रिसोर्सेज के तलाश में हुआ करते थे, जैसे शुगर, टबैको, जूट, कॉटन जैसे रॉ मटेरियल्स और सोने चांदी जैसे चीज़ों का एक्सप्लोर किया करते थे। और जहाँ भी उन्हें यूजफुल रिसोर्सेज मिलते थे वहाँ ये लोग ट्रेड के बहाने धीरे धीरे कोलोनाइजेशंस कर लिया करते थे उस देश पर। और उन दिनों एशिया और अफ्रीका एक ऐसी कॉन्टिनेंट हुआ करते थे जहाँ पे ऐसे ऐसे रिसोर्सेज बहुत ही बेहतर मात्रा में पाया जाता था, जिसके वजह से एशिया और अफ्रीका उन लोगों का एक मेन टारगेट हुआ करता था जहाँ कोलोनाइजेशन सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट किया करता था दोस्तों। और यही रिसोर्सेज का लोभ दोस्तों यूरोपियंस के बीच इम्पेरियलिज्म को डेवलप करता है। दोस्तों इस इम्पेरियलिज्म का बहुत सारे देशों पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे बुरुंडी आज के समय में दुनिया का सबसे गरीब देश कहलाता है, इस इम्पेरियलिज्म का ही इफेक्ट है। अगर आपको बुरुंडी की हिस्ट्री को समझना है तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब दूसरा रीजन आता है दोस्तों मिलिटरिज्म, यानी सैन्यवाद। यानी एक ऐसी भी समय होती है दोस्तों जब यूरोपियंस के बीच सैन्य विस्तार देखने को मिलता है। ये लोग लगातार नए नए व्हीकल्स, वीपन्स जैसे टैंक, मिसाइल, एयरक्राफ्ट जैसे चीज़ें खरीदा करते थे और लगातार अपने आर्मीज को एक्सपेंड करने की कोशिश किया करते थे। अब ये भी बेसिकली दोस्तों उन लोगों के बीच एक कंपटीशन ही था जो उन लोगों के बीच और भी टेंशन्स को बढ़ाती थी। अब दोस्तों एक और सवाल आता है कि आखिरकार इस मिलिटरिज्म का रीज़न क्या था, क्यों एक्सपेंड करे जा रहे थे अपने सैनिकों को। दोस्तों इसके पीछे का रीज़न होता है यूरोपियंस के बीच बढ़ रही इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा। अब ये इनसिक्योर होने का डर दोस्तों उन्हें अपने इंडस्ट्री, अपने व्यापार और अपनी बनाई हुई साम्राज्य के कारण होता है दोस्तों, कि कहीं कोई इसे लूट ना ले। अब जाहिर है दोस्तों जहाँ इम्पेरियलिज्म जैसे चीज़ कंपटीशन बनी हुई हो लोगों के बीच, तो वैसे जगहों पे इनसिक्योरिटी या फिर डर एग्जिस्ट करता ही है। इवन दोस्तों कई वार वर्ल्ड वार से पहले भी हो चुकी होती है इस साम्राज्य को बचाने और दूसरे साम्राज्य को नष्ट करने के पीछे, जैसे नेपोलियनिक वार जो 1803 से 1815 तक होती है, जिसमें फ्रांस अपनी टेरिटरीज को बढ़ाने के लिए कई यूरोपियंस के अगेंस्ट फाइट करता है। फिर आता है दोस्तों क्रीमियन वार जो 1853 से 1856 के बीच रसिया और ऑटोमन एम्पायर के बीच युद्ध होता है, जिसमें रसिया ऑटोमन एम्पायर को हरा के
उसके कई लैंड्स को ऑक्युपाई कर लेता है। उसी तरह आता है दोस्तों फ्रांसो पर्शियन वॉर, जो फ्रांस और जर्मनी के बीच लड़ा जाता है और जर्मनी फ्रांस को हरा के उसके कई लैंड्स को खुद ऑक्युपाई कर लेता है। और यही वार दोस्तों इन दोनों देश के बीच आर्म रेस को बढ़ाता है, जिसमें ये लगभग 1914 तक अपनी सेनाओं को 2 गुना तक कर लेते हैं। और इसी तरह दोस्तों आर्म रेस के बाद एक नेवल रेस भी देखने को मिलता है, जो जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के बीच होता है। असल में दोस्तों ब्रिटेन के पास उस समय की सबसे पावरफुल नेवी होती है, क्योंकि इसके पास होता है एक बैटल शिप जिसका नाम होता है HMS ड्रेडनाउट, जो उस समय की सबसे पावरफुल शिप होती है, जिसे 1906 में लॉन्च किया गया था। अब जर्मनी और ब्रिटेन के बीच हमेशा एंटी चला करता था, जिसके वजह से जर्मनी इस बैटल शिप को देख के डरा हुआ होता था कि कहीं अगर युद्ध हो जाए तो मुझे हारना ना पड़ जाए, जिसके वजह से जर्मनी भी सोचता है कि मुझे भी बैटल शिप बनाना चाहिए। और यही रीज़न बनता है दोस्तों ब्रिटेन और जर्मनी के बीच का नेवल रेस का। दोस्तों इसी तरह के वार और रेसेस के कारण यूरोपियंस के बीच इनसिक्योरिटी या फिर डर बढ़ते चला जाता है। और इन्हीं सभी सिचुएशंस को देखते हुए देशों के बीच अलायंसेस सिस्टम बनना शुरू हो जाते हैं, जिसमें 1882 में एक ट्रिपल अलायंस बनता है, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल होता है। असल में दोस्तों ये अलायंस सिस्टम बड़े ही गुप्त रूप से बनते हैं और इनका मकसद होता है ये जो कंपटीशंस चल रही होती है इनमें बाकियों देशों से आगे निकला जा सके। और इन तीनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें ये तीनों देश आपस में सपोर्ट प्रोवाइड करने का वादा करते हैं। और उसी तरह दोस्तों 1907 में एक अलायंस सिस्टम ट्रिपल एंटेट भी फॉर्म होता है, जिसमें रसिया, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन शामिल होता है। और इनका मकसद होता है दोस्तों उस ट्रिपल अलायंस के खिलाफ लड़ना और उनको पीछे छोड़ना इस कंपटीशन में। असल में दोस्तों ये अलायंसेस सिस्टम भी देशों के बीच एक और रीजन होता है जो इन देशों को वर्ल्ड वार के तरफ धकेलता है। और इसी तरह दोस्तों एक और रीजन आता है इस वर्ल्ड वार के अंदर, जिसे नेशनलिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। अब ये राष्ट्रवाद तो दोस्तों अच्छी चीज़ है, बट ये वर्ल्ड वार इसके वजह से कैसे हो गया? असल में दोस्तों ये नेशनलिज्म खुद के सरकार, खुद की साम्राज्य और खुद के देश को महान जरूर समझा करता था, पर वही ये दूसरे देशों के लिए एक छोटी भावना रखा करते थे, एक लड़ाकू या फिर एक एग्रेसिव एटीट्यूड रखा करते थे दूसरे देशों के लिए। अब आप खुद भी सोच सकते हैं दोस्तों कि ऐसी चीज़ें देशों के बीच कितने टेंशन्स और विवाद को पैदा करता है। अब एक सवाल उठता है दोस्तों कि आखिरकार ये जनता इन राजा महाराजाओं के चक्कर में क्यों पड़ते थे, इवन क्यों अपने जान को गंवाते थे इनके मिलिट्रिज्म को ज्वाइन करके? इनको क्या मिलता था उससे? तो इसके पीछे का रीज़न होता है दोस्तों पॉलिटिकल एजेंडाज जो उस समय चलाया जाता था। ये लोग न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, इवन पोएम, सॉन्ग्स का भी यूज़ किया करते थे इस नेशनलिज्म को लोगों के बीच फैलाने के लिए। और इसी नेशनलिज्म का यूज़ करके लोगों को मोटिवेट किया करते थे मिलिट्रीज को ज्वाइन करने के लिए। वहाँ के लीडर्स या गवर्नमेंट्स अपने भाषणों के जरिए नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद जैसे फैलेसीज को लोगों के बीच फैलाया करते थे। इवन ये अपने न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स में सेनाओं के शहादत को ऐसे छापा करते थे जिससे लोग खुद ही मोटिवेट हो इस सेनाओं को ज्वाइन करने के लिए। इवन जो उस समय सेनाओं को भी ज्वाइन किया करते थे उन्हें एक अलग ही रॉयल्टी दिया जाता था, इन्हें एक अच्छी सोशल स्टेटस दिया जाता था और इसके साथ एक अच्छी सैलरी भी दिया जाता था, जिससे लोग खुद ही अट्रैक्ट हो उस सेनाओं को ज्वाइन करने के लिए। और दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट जैसी भी समस्याएं हुआ करते थे लोगों के बीच। इवन सेनाओं को ज्वाइन करने वाले ज़्यादातर लोग गरीब ही हुआ करते थे। अब चौथा रीजन आता है दोस्तों द असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड। इसे वर्ल्ड वॉर का एक इमीडिएट काउज भी कहा जाता है, यानी आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड जो ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार होते हैं उनका हत्या कर दिया जाता है। असल में दोस्तों इस हत्या के पीछे भी एक रीजन छुपी हुई होती है, तो पहले हम उस रीजन को समझते हैं। सर्बिया, बोस्निया और हेजेगोविना ये बाल्कन्स कंट्रीज में आते हैं और ये तीनों एक नेबरिंग कंट्री यानी पड़ोसी देश भी हैं, जिनके बीच सदियों से एक एथनिक कनेक्शंस रहा है। और इन तीनों देशों के बीच एक पॉपुलेशन होता है जो खुद को साउथ स्लेविक या फिर सर्ब्स कहता है। और ये पॉपुलेशन ना सिर्फ इन तीनों देशों के बीच बल्कि रसिया में भी पाया जाता है। बट दुर्भाग्य से दोस्तों ये बोस्निया और हेजेगोविना लगभग 400 वर्षों से ऑटोमन एम्पायर के अंडर होता है, जिसे रसिया अब आज़ाद करवाना चाहता है। और ये 1877 में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ एक युद्ध छेड़ देता है जो रूसो टर्किश वॉर के नाम से भी जाना जाता है।
और इस वॉर में सर्बिया भी रसिया का हेल्प करता है क्योंकि वो भी इस देश का आज़ादी चाहता है। अब 1878 में रसिया इस युद्ध को जीत लेता है और इस वार के रिजल्ट में दोस्तों एक ट्रीटी साइन करी जाती है और ये ट्रीटी ऑफ बर्लिन कहलाता है। इस ट्रीटी के अनुसार दोस्तों टेम्परेली ऑस्ट्रिया हंगरी को अधिकार मिलता है इस बोस्निया और हेजेगोविना को एडमिनिस्टर करने के लिए, बट ये ऑफिशियली ओटोमन एम्पायर के ही अंडर आता है। लेकिन 1908 में दोस्तों ये ऑस्ट्रिया हंगरी ओटोमन एम्पायर से युद्ध करके इस बोस्निया और हेजेगोविना को परमानेंटली अपने अंडर कर लेता है। अब बोस्निया और हेजेगोविना जो आज़ाद होना चाहता है वो एक और टेंशन में पड़ जाता है क्योंकि एक बार और फिर गुलामी देखने को मिलता है इन लोगों के ऊपर। इवन ये टेंशन ना सिर्फ बोस्निया और हेजेगोविना को होता है बल्कि रसिया और उसकी नेबरिंग कंट्री सर्बिया को भी होता है क्योंकि ये भी इन देशों का अब आज़ादी चाहते हैं। बोस्निया और हेजेगोविना ना सिर्फ आज़ाद होना चाहते थे बल्कि इनका डिमांड था एक यूगोस्लाविक कंट्रीज़ का, जिसमें ये सारे स्लाविक पीपल को यूनाइट करके एक अलग और अखंड यूगोस्लाविक कंट्रीज चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ऑस्ट्रिया हंगरी ये डिमांड पूरा नहीं करता है, जिसके कारण इनके सिटीजन्स अब विरोध छेड़ना शुरू करता है। अब ब्लैक हैंड जो एक नेशनलिस्ट का ग्रुप होता है वो 6 स्टूडेंट्स के ग्रुप को ट्रेंड करता है और उसे वीपन्स प्रोवाइड करता है। अब एक दिन की बात है दोस्तों, ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्किड्यूक फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी साराजेवो शहर में घूम रहे होते हैं। ये साराजेवो शहर बोस्निया का कैपिटल होता है। अब इस ट्रिप के विषय में ब्लैक हैंड्स के ग्रुप को पहले से ही पता होता है, जिसके कारण वो साराजेवो शहर में अपने ग्रुप्स को फैलाए हुए रखता है। अब आर्किड्यूक फर्डिनेंड जब एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो उनके ऊपर एक बॉम्ब फेंका जाता है जो उनके गाड़ी से टकरा कर कहीं और गिर जाता है, जिसके कारण वहाँ के जनता घायल हो जाते हैं। बट उस हमले से इन्हें कुछ नहीं होता है और ये सेफ होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जो घायल जनता होती है उन्हें ये विजिट करने के लिए वापस उसी रास्ते गुजर रहे होते हैं, बट इन्हें हॉस्पिटल का रास्ता पता नहीं होता है तो ये एक गलत टर्न ले लेते हैं और वहीं वो 6 ग्रुप पहले से मौजूद होता है जो उनके गाड़ियों पे फायर करता है और उन्हें करीब से गोली मार देता है। इस ग्रुप में एक गैब्रिएलो प्रिंसेप नाम का एक बोस्नियन सर्ब होता है जिसे इस हत्या का सबसे बड़ा दोषी माना जाता है, क्योंकि वो एक सर्बियन नेशनलिस्ट होता है, जिसके कारण इस हत्या का इल्ज़ाम ऑस्ट्रिया हंगरी के द्वारा सर्बिया पे लगाया जाता है। और इस हत्या के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी के द्वारा एक अल्टीमेटम सर्बिया के लिए जारी होता है। अल्टीमेटम यानी अंतिम चेतावनी, बट सर्बिया कोई अंतिम चेतावनी नहीं मानता है, जिसके वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी इसके विरुद्ध वॉर छेड़ देता है और यहीं से दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो जाती है। अब सर्बिया को अकेला देख रसिया उसका हेल्प करने के लिए जाता है और ऐसे में ऑस्ट्रिया हंगरी भी नहीं रुकता है, वो जर्मनी से हेल्प मांगने जाता है और जर्मनी रसिया के अगेंस्ट वॉर छेड़ देता है। अब जर्मनी अपने वॉर स्ट्रेटेजी के कारण न सिर्फ रसिया बल्कि फ्रांस पे भी वॉर छेड़ देता है। अब जर्मनी जब बेल्जियम के रास्ते फ्रांस जा रहा होता है वॉर के लिए, वही बेल्जियम उसका विरोध करता है, जिसके वजह से जर्मनी को बेल्जियम के साथ भी टकराव हो जाता है। अब बेल्जियम को प्रॉब्लम में देख ग्रेट ब्रिटेन जो उसको प्रोटेक्ट करने का वादा करता है वो भी इस युद्ध में जर्मनी के अगेंस्ट आ जाता है और वॉर छेड़ देता है। और इस तरह दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल होता है। उसी तरह दोस्तों जापान भी इस युद्ध में शामिल होता है जर्मनी के अगेंस्ट। अब टर्की जो अलायंस का हिस्सा होता है उसे जर्मनी के साथ लड़ना चाहिए था, बट ये अपने साइड्स को चेंज कर लेता है और ब्रिटेन के साथ लड़ता है जर्मनी के अगेंस्ट। अब यहाँ पे कई देश हो गए हैं दोस्तों जो जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं, बट इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जर्मनी उस समय का पावरफुल देश होता है, जिसके कारण कई देश को हरा देता है। इवन रसिया इस युद्ध को क्वाइट कर चुका होता है क्योंकि उसके सैनिक 6 लाख से ज़्यादा मारे जा चुके होते हैं जर्मनी के द्वारा। और 1917 तक दोस्तों जर्मनी कई देश को हरा चुका होता है और अपने अंडर ले चुका होता है। सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन ही बच जाता है उस समय, जिसे वो हरा नहीं पाता है। एक तरह से दोस्तों ये पूरा का पूरा युद्ध जर्मनी के तरफ चला जाता है, बट जर्मनी दोस्तों एक गलती कर बैठता है। वो एक शिप पर भी हमला कर देता है दोस्तों, जिसमें अमेरिकन लोग भी शामिल होते हैं और इसके कारण अमेरिका को गुस्सा आता है और अमेरिका भी जर्मनी के अगेंस्ट फाइट करने लग जाता है। और यहीं से दोस्तों जर्मनी का एक बुरा वक्त शुरू हो जाता है। इवन यूएसए की मदद से फ्रांस भी जर्मनी से आज़ाद हो जाता है और 1918 तक ये तीनों देश मिलकर जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी को हरा देते हैं।
और इस युद्ध का विजेता ये तीनों देश कहलाते हैं और उस समय यूएसए अपने पावर्स के वजह से वर्ल्ड लीडर कहलाता है। दोस्तों ये युद्ध एक तरह से समाप्त हो जाता है और इस युद्ध के बाद दोस्तों हारे और जीते हुए देशों के बीच एक पीस ट्रीटी साइन करी जाती है और इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइज कहते हैं। चूँकि यूएसए उस टाइम वर्ल्ड लीडर साबित होता है, जिसके कारण यूएसए के प्रेसिडेंट के 14 पॉइंट्स के अनुसार इस ट्रीटी को बनाया जाता है और इस ट्रीटी के अनुसार दोस्तों इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा दोषी जर्मनी को ठहराया जाता है और जो कुछ भी ऑक्युपाई किया हुआ होता है जर्मनी, वो बाकी देशों को दे दिया जाता है और एक तरह से दोस्तों जर्मनी को पूरी कंगाल कर दिया जाता है। और इस ट्रीटी के बाद दोस्तों पूरे विश्व में शांति आती है। वैसे एक सवाल पूछता हूँ दोस्तों कि इस ट्रीटी के बाद क्या लगता है, देशों के बीच पीस स्टेबल हुआ होगा या फिर नहीं? तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और तब तक के लिए War to end all wars, the First World War can arguably be traced back to one moment that set off a series of deadly consequences.